गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, जीओसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसीडी बोल सकते हैं। बिल्कुल ये मतलब एक गेटवे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जेई और नीट के, तो आपको कुछ चैप्टर्स हैं जैसे जीओसी, पीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, जो मैंने बोर्ड पे भी लिखे हैं। इन चैप्टर्स को आपको पढ़ने होंगे। मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एबीसीडी हैं। उसके बाद आप आओ मेन चैप्टर्स पे, हेलो एल्केन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स। ये चैप्टर्स को आप बाद में पढ़ो। मतलब पहले इनको कवर करो, उसके बाद आप इनको कवर करो, फिर आओ जेईई और नीट के क्वेश्चंस पे। ठीक है, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम डायरेक्टली जंप करते हैं इन चैप्टर्स पे, इन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं। जीओसी थोड़ा सा पढ़ लिया, रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा पढ़ लिया, पीओसी तो पढ़ते ही नहीं है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए सोचते हैं, ये इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, ज़रूरत नहीं पढ़ने की। तो यही सबसे बड़ी भूल है, हमें इन चैप्टर्स को नेगलेक्ट नहीं करना होगा। बिल्कुल देखो, ये जितने चैप्टर्स हैं, ये ए बी सी डी हैं ऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ए बी सी डी हैं ये। सपोज़ करो आपको अगर बोल दिया जाए कि आपको एक नोवेल, कोई एक लिटरेचर पढ़नी है, तो आप क्या करोगे? आपको उसके लिए अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स एबीसीडी आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रामर आनी चाहिए, वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए, फिर आप आओगे लिटरेचर पे। अगर डायरेक्टली आप लिटरेचर पे जंप करोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, या फिर उसका मतलब गलत ही मीनिंग निकालोगे। एग्जैक्टली यहाँ पे प्रॉब्लम ऑर्गेनिक में यही है। हम लोगों को एक सीक्वेंस में चलना होगा। जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, पीओसी, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, आप इनको आगे पीछे करके पढ़ सकते हो, लेकिन आप इनको स्किप करके इन चैप्टर्स पे डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। अगर आप इन चैप्टर्स को डायरेक्टली पढ़ोगे तो हो सकता है आपके बोर्ड के क्वेश्चन बन जाएं, लेकिन जेईई और नीट के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, और बनेंगे भी तो चांसेस ज़्यादा होंगे आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हेडिंग डालें जीओसी। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एकदम स्टार्टिंग से ही नोट्स मारने शुरू करें आप लोग। क्वेश्चंस को रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आप लोगों को ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो आप लोगों को फील आनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अभी क्या होते हैं, जेईई और नीट के क्वेश्चंस जैसे देखते हो ऑर्गेनिक के, स्किप कर देते हो, या फिर बोलते हो हम लास्ट में टाइम बचेगा तो अटेम्प्ट करेंगे, है ना। एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में पढ़ने के बाद क्या होगा, आप लोग जेईई और नीट के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक वाले ढूंढ के बनाओगे। देखो, एक तो मैं बता देता हूँ, जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होते हैं ना जेईई या नीट के, वो मैक्सिमम 5 से 7 मिनट के ही होते हैं। आप 5 से 10 मिनट मान लो, 10 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, मतलब इतने कम टाइम में आप बाकी किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इतने टाइम में। ठीक है, देखते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो स्टूडेंट्स जीओसी पढ़ चुके हैं उन्होंने एक ना एक बार तो इफ़ेक्ट का नाम सुना ही होगा कि 4 तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं इन चैप्टर्स में, इस चैप्टर में। जो स्टूडेंट जीओसी पढ़ चुके हैं उन्होंने एक ना एक बार इफ़ेक्ट्स का नाम सुना होगा। इस चैप्टर में 4 तरह के इफ़ेक्ट्स हैं। कौन से? इंडक्टिव इफ़ेक्ट, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफ़ेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। ये हमें 4 इफ़ेक्ट पढ़ने हैं इस चैप्टर में, और देखेंगे हम लोग इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके यूज़ क्या हैं, इसकी मदद से हम लोग क्या क्या, किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं कौन से इफ़ेक्ट हैं। सबसे पहले इंडक्टिव इफ़ेक्ट, मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, इसी को हम लोग रेजोनेंस भी कई बार बोलते हैं। देखो, हालांकि क्या है, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। मेसोमेरिक और रेजोनेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, और लास्ट वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन।
मतलब इस चैप्टर में हमें ये 4 इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं। इन 4 इफ़ेक्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, इन इफ़ेक्ट्स को स्टार्ट करने के पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मान लो, अगर आपने सुना होगा रामायण में 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो उसी तरह ये भी 4 भाई हैं, है ना। अगर मैं इसे बोलूँ राम, ये लक्ष्मण, ये भरत, ये शत्रुघ्न, तो इनका अस्तित्व, जो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे, इनका अस्तित्व राजा दशरथ से था, है ना। उसी तरह ये जितने इफ़ेक्ट्स हैं, इनका अस्तित्व किससे है? इनका अस्तित्व है इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट से। मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट जो है इन 4 इफ़ेक्ट्स के क्या हैं? फादर हैं, मतलब इनके पिताजी हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट है क्या, और आखिर में ये इफ़ेक्ट्स आए कहाँ से, किस तरीके से इफ़ेक्ट जनरेट होते हैं, है ना। उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट पढ़ना होगा। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट क्या है? नाम ही देखो, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब यहाँ पे बात किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की बात होगी। तो हम लिख सकते हैं इफ़ेक्ट राइजेज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जनरेट होते हैं। मतलब वो इफ़ेक्ट जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण जनरेट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसी लेक्चर में हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है। सवाल तो ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो उसके कारण इतने सारे इफ़ेक्ट कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट क्या है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने के कारण जो इफ़ेक्ट जनरेट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। देखो, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। कौन से? पहला परमानेंट इफ़ेक्ट, एंड सेकेंड वन इज टेम्पोररी इफ़ेक्ट। टेम्पोररी इफ़ेक्ट। परमानेंट इफ़ेक्ट क्या होता है? ये एक ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमेशा लगेंगे, मतलब हमेशा ही ये इफ़ेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन जो टेम्परेरी इफ़ेक्ट होते हैं, ये इफ़ेक्ट हम लोगों को किसी स्पेशल रिएजेंट की प्रेजेंस में देखने को मिलता है। मतलब ये इफ़ेक्ट हमेशा नहीं दिखेंगे। मतलब समझ लो ऐसे कि ये इफ़ेक्ट दिखने के लिए कुछ स्पेशल रिएजेंट की का प्रेजेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। परमानेंट इफ़ेक्ट कौन से हैं? पहला इंडक्टिव इफ़ेक्ट, सेकेंड वन इज मेसोमेरिक इफ़ेक्ट या रेजोनेंस, थर्ड वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 3 इफ़ेक्ट जो हैं ये परमानेंट इफ़ेक्ट होते हैं। और टेम्पररी इफ़ेक्ट क्या है? इलेक्ट्रोमेडिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोमेडिक इफ़ेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमेडिक इफ़ेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट है ना। मतलब ये 4 इफ़ेक्ट जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट के टाइप हैं। अब देखो, यहाँ पे ये जितने इफ़ेक्ट्स आए, ये कहाँ से आए हैं? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ही ये 4 इफ़ेक्ट जनरेट हुए हैं, ठीक है। तब देखते हैं हम लोग किस तरीके से, कब ये इफ़ेक्ट जनरेट होंगे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण। तो हेडिंग डालें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो इस टॉपिक को समझने के पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं। अपने पास मान लो दो कंपाउंड है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और जहाँ डबल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर मैं नीचे वाले को सिग्मा बॉन्ड बोलूँ तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड। और अगर मैं इसको पाई बॉन्ड बोलूँगा तो ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, है ना? कोई भी एक सिग्मा कोई एक पाई होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण हुआ है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए और एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मैंने बीच में बना दिए, है ना। ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड बोल रहे हैं। और जिन इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिसिपेट करने पे ये बॉन्ड बन रहे हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं उसको हमने नाम दे दिया सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसी तरह यहाँ पाई बॉन्ड, अगर ये पाई बॉन्ड है तो जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बने हैं ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये सिग्मा बॉन्ड है अगर, तो जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने हैं ये दोनों हो जाएंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। देखो ऐसा नहीं है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलग होता है पाई इलेक्ट्रॉन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही होते हैं, है ना। समझने के लिए हमने उसे अलग अलग नाम दे दिया कि अगर पाई बॉन्ड बना रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और अगर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। ये अभी मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे आधार है, बेस्ड है ये चार इफेक्ट्स। देखो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं? देखो या तो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो केस हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे हो सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। शिफ्टिंग कैसे होगी? देखो अगर मान लो अपने पास एक कंपाउंड है ए और बी के बीच मान लो ये बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे बीच में लगा दिए हैं। ये क्या होगा? अगर एक बॉन्ड बना है तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और ये बन गया अपना कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं बोलूँ इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन ए, अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है तो क्या होगा? बी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे बी की तरफ। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन बीच में थे, अब इलेक्ट्रॉन्स बी की तरफ थोड़े से शिफ्ट हो गए हैं, मतलब पार्शियल शिफ्टिंग हुई है। तो पार्शियल शिफ्टिंग हुई है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, देखो इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट तो है ना, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं? बी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। पार्शियल शिफ्टिंग के कारण इस पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यही है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा होती सॉरी, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, बी से दूर हो जाते हैं, ठीक है। यह है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? मान लो अपने पास सी और डी के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बीच में है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स डी पे शिफ्ट हो जाए, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए और दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएं यहाँ पे डी की तरफ, तो क्या होगा? ये बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके डी के पास ही आ गए तो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक माइनस चार्ज आ जाएगा डी पे, और सी का इलेक्ट्रॉन भी डी के पास चला गया तो क्या होगा? इस पर फुली चार्ज। देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के कारण
फुल्ली चार्ज आए हैं, प्लस इस पे माइनस, माइनस क्यों आया है, डी ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही लिया, साथ में सी का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पे आएगा एक माइनस चार्ज, और सी का एक इलेक्ट्रॉन डी के पास जा चुका है तो इस पर प्लस चार्ज। दोनों केस में देखो डिफरेंस क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। पहले केस में क्या बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, दूसरे केस में क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हो गया। सॉरी। देखो यहाँ पे दो केस बनेंगे, अगर शिफ्टिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अगर शिफ्ट होंगे, मतलब अगर ए और बी के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पे इफेक्ट जनरेट कौन सा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। और शिफ्टिंग ऑफ अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स तो बता दूं, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी भी शिफ्ट नहीं होते हैं, शिफ्ट हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसी तरह यहाँ दो केस होंगे, अगर ट्रांसफ़र ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हुए, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा जनरेट होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो आएगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और अगर ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो, अगर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो इफेक्ट यहाँ पे जनरेट होगा मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस। देखो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण समझ में आ गई बात, पहला शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होते हैं। दूसरा केस है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ट्रांसफ़र सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होगा तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट हाइपर कॉन्जुगेशन का आएगा, और अगर ट्रांसफ़र ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट आएगा। देखो एग्जांपल इसका मैं दे सकता हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, मान लो अपने पास CH3Cl है। देखो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से पुल करेगा, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे थोड़े से, तो इस पर आएगा पार्सली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज। अगर इसकी बात करें, मान लो अपने पास मान लो एक कंपाउंड है, मान लो ये है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है। देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। अगर मान लो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगर इसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएं, इस कार्बन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएं, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो गया, और ये H जो है वो H+ बन के अलग हो जाएगा, ये H जो है H+ बन के अलग हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए इस कार्बन पे, और ये डबल बॉन्ड हो गया। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन। मेसोमेरिक का एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे मान लो अपने पास ये है इसमें क्या होगा, अगर ये सिग्मा है ये पाई है मान लो, अगर तो पाई इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट हो जाए इधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और देखो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल चुका है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र हो गया इस कार्बन को मिल गया, तो क्या होगा, इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, इस पर आ जाएगा
प्लस चार्ज। यही है मेसोमेरिक रेजोनेंस, है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि किस तरीके से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये इफेक्ट जनरेट होता है, ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट।